हाय गाइस, आप सभी का मैं एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग देखने वाले हैं मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के एमसीक्यूज़, जो कि है अपने सरन से रिलेटेड। तो इसमें वीडियो में बने रहे और स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग का आता है कि किसी राशि का मापन होता है। तो पूछा जा रहा है किसी राशि का मापन क्या होता है। किसी अज्ञात राशि से किसी अन्य राशि से तुलना करना, या किसी अज्ञात राशि की किसी पूर्व स्थिति स्थापित एवं यथार्थ मानक यानी कि प्रीडिफाइंड एंड एक्यूरेट से तुलना करना, या किसी अज्ञात राशि की किसी ज्ञात राशि या जिसकी यथार्थता ज्ञात हो भी सकती है या नहीं भी से तुलना करना, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना ऑप्शन बी, किसी भी प्रीडिफाइंड या एक्यूरेट राशि से दूसरे की तुलना करना। ठीक है, किसी अज्ञात राशि से किसी एक्यूरेट और प्रीडिफाइंड राशि से तुलना करना। जैसे कि एक पेज है, पेज को हम लोग पटरी से मेज़र कर रहे हैं। ठीक है, तो जो पटरी है वो तो एक्यूरेट है, लेकिन जो पेज है वो हम लोग को अज्ञात था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन अपना है कि आधुनिक युग में मापन प्रणाली में, यानी कि आधुनिक युग में मापन प्रणाली में इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना कि सी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। मतलब डायरेक्ट मेथड जो है वो कम यूज़ करते हैं हम लोग, और इनडायरेक्ट जो है वो अधिक यूज़ करते हैं। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गतिकीय मापनों के लिए विशुद्ध यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि वे ये सारे गुण रखते हैं। गतिविधि में हम लोग विशुद्ध यंत्रों का प्रयोग जो नहीं करते वो इस वजह से करते हैं कि वो हाई इनर्शिया भी होता है, उच्च जड़त्व, हाई रिस्पॉन्स टाइम भी, और लार्ज कांस्टेंट, यानी कि ये तीनों की वजह से नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का मापन में बहुधा प्रयोग होता है, क्योंकि वे रखते हैं। तो ये सभी गुण की वजह से इसका आंसर भी डी सही हो जाएगा। ये सभी गुण रखने की वजह से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि डिफ्लेक्शन टाइप, यानी कि एक विक्षेप प्रकार के उपकरण, यानी कि डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट की तुलना में नल प्रकार का उपकरण रखता है। तो कंपेयर यहाँ पे किया जा रहा है डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट की नल से। तो क्या है कि उच्च यथार्थता रखता है। जो किसी विक्षेप प्रकार के उपकरण डिफ्लेक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट की तुलना में नल प्रकार का उपकरण उच्च यथार्थता यानी कि हाई एक्यूरेसी रखता है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक भौतिक राशि को के मापन में प्रयुक्त होने वाली एक अच्छा सूचना यंत्र है। तो क्या होगा इसका ऑप्शन वैसे ए सही है, जो कि है एक डिजिटल कंप्यूटर के सभी या लगभग सभी सूचनाओं तथा सिग्नल को प्रोसेसिंग आवश्यक रूप से करता है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मापन प्रणाली में निम्न में से कौन सा स्थैतिक गुण वांछनीय है। तो इसमें से पूछा जाएगा कौन सा फिजिकल गुण वांछनीय है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना, यानी कि डिज़ायरेबल है। तो जो हम लोग को चाहिए वो यथार्थता भी होना चाहिए, सुगमता भी, और पुनः उत्पादकता, यानी कि ये सभी ऑप्शन सही हो जाएगा अपना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि मापन प्रणाली में निम्न में से कौन सा स्थैतिक गुण, यानी कि फिजिकल क्वालिटी वांछनीय नहीं है। तो डिज़ायरेबल नहीं है, वो कौन सी प्रॉपर्टी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना, जो कि है ऑप्शन अपना डी, ड्रिफ्ट, स्थैतिक त्रुटि, मृत्यु जोन और आरेख, ये सभी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये सभी नहीं था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक पाठ्यांक 23.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, यह पाठ्यांक रखता है। तो क्या रखता है, 4 प्रभावी राशि रखता है। ये जो पाठ्यांक है वो 4 प्रभावी राशि रखता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि मेट्रोलॉजी का अर्थ है। तो मेट्रोलॉजी का अर्थ आप लोग बताइए क्या होता है। सिंपली कि मापन। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मापन के प्रमुख अवयव है। तो मापन के जो प्रमुख अवयव है वो कौन से हैं। इसका मापन के जो प्रमुख अवयव होते हैं वो अज्ञात परिमाण, पूर्व निर्धारित मानक और मात्रा तुलना, ये सभी होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि लंबाई के मानक है। लंबाई हम लोग मीटर में भी लेते हैं, यार्ड में भी लेते हैं, और वेवलेंथ स्टैंडर्ड, यानी कि ये उपरोक्त सभी आंसर सही हो जाएगा इसका। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं कि किसी मापन यंत्र के स्केल पर 2 अक्सन यानी कि एडजस्टेंट ग्रेजुएशन के अक्षों के बीच का अंतराल को हम लोग क्या बोलते हैं, स्केल अंतराल। और क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, जो कि है किसी भी मापन यंत्र की सहायता से का सूचक है। तो किसी भी मापन यंत्र की सहायता का सूचक क्या है, उसकी यथार्थता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जो त्रुटियां प्रत्याशित रूप से उत्पन्न होती है, यानी कि जो कि अनएक्सेप्टेबली, यानी कि हम लोग को पता भी नहीं चले और वो उत्पन्न हो जाए, और उनका पूर्व अनुमान लगाना कठिन हो, तो और उनका अनुमान लगाना भी कठिन है। ठीक है, यानी कि हमें पता भी नहीं ना कहाँ से आ रही है और उसका अनुमान लगाना भी कठिन है पहले, तो कहलाती है। तो ऐसी त्रुटि क्या कहलाती है, संयोजक त्रुटि या कॉम्बिनेशन एरर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वह यंत्र जिसकी सहायता से किसी कार्यखंड के मापों की तुलना मानक माप के पिंड से अधिक यथार्थता की जाती है कहलाती है। ये सिंपली एक डिफिनेशन टाइप का दे दिया, आपसे पूछा जा रहा है क्या कहलाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तुलनित्र, यानी कि वह जिसकी सहायता से किसी कार्यखंड के मापन की तुलना
तुलना मानक मापन के पिंड से अधिक यथार्थता की जाती है, तो वो तुलनित्र कहलाती है। नेक्स्ट देखते हैं कि यदि किसी छड़ की माप की सीमाएं दी गई है कुछ इतनी, तो इतनी mm है, तो समांतरण टॉलरेंस क्या होगा? तो टॉलरेंस निकालने का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहाँ अपर लिमिट है 0.05 और लोअर लिमिट दिया गया -0.08, तो क्या हो जाएगा इसका अगर हम लोग सॉल्व करेंगे सिंपली तो 0.013 हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, तो ऑप्शन ये सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड, उपरोक्त प्रश्न में मापन की विलंबक डेविएशन कितनी होगी? तो यानी कि सिंपली अगर मैं दिखा दूँ यहाँ पे, और इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि वो है प्रश्न में मापन का निम्न विचलन। तो पहले क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे एक मैं स्केल बना दिया, यहाँ पे लिख दिया हो ये जो है वो है 0.5 और एक है यहाँ पे नीचे कहीं कर दो 0.08। ठीक है, तो जो मिनिमम डिविएशन होगी वो निम्न विचलन क्या हो जाएगा? अपना ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा 0.08। ये पूछा जा रहा है निम्न विचलन। और जो अधिकतम विचलन होगा वो कितना हो जाएगा अपना? यहाँ पे अपना हो जाएगा 0.05, यानी कि अपर डेविएशन हो गया। ठीक है, जो ऊपर वाला डेविएशन था ये, और जो लोअर वाला था वो ये वाला हो गया, यानी कि 0.08। तो बेसिक लाइन से जो डेविएशन होता है अपर लिमिट का वो होता है अपर डेविएशन, अपर लिमिट तक का जो डेविएशन होता है अपर डेविएशन, और जो निम्न तक का होता है वो लोअर डेविएशन। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वह युक्ति जो विस्थापन तापीय तथा प्राकृतिक संघनलों को वैद्युत राशि में परिवर्तित करता है, वह कहलाता है। सिंपली बोला जा रहा है विस्थापन तापीय और प्राकृतिक सिग्नल को वैद्युत राशि में परिवर्तन करता है, वो करता है ट्रांसड्यूसर। ऑप्शन बी सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसी भी मापन प्रक्रिया में माप लेने की बारंबारता को कहते हैं हम लोग, किसी भी मापन में माप लेने की बारंबारता को हम लोग सूक्ष्मता कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि चिन्ह कार्य में कार्यखंडों को समकोण पर सहारने हेतु जिस साधारण यंत्र का प्रयोग किया जाता है वो हम लोग सिंपली, अगर हम लोग को समकोण पर सहारना है तो एंगल प्लेट का इस्तेमाल करते हैं, कोण प्लेट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं स्लिप गेज के साथ टेपर मापने में प्रयुक्त होने वाला यंत्र। टेपर मापने में प्रयुक्त होने वाला यंत्र कौन सा होता है? साइन बार। ठीक है, ये हम लोग स्लिप गेज के साथ टेपर मापना अगर हम लोग को है तो हम लोग वहाँ पे साइन बार का यूज़ करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मेल्टिंग पार्ट के पर जुड़े रहने की प्रवृत्ति को कहते हैं, तो वहाँ पे हम लोग फिट कहते हैं उसको। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि छिद्र आधारित अन्य योजन प्रणाली में किस माप को निश्चित माना जाता है? तो छिद्र के माप को, यानी कि होल बेस सिस्टम में हम लोग छिद्र के माप को निश्चित मानते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न आकाश वाले ऐसे अन्वयोजन जिसमें मैचिंग पार्ट के बीच सापेक्ष गति संभव हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसका आंसर ए ही सही है, अवकाश अन्वयोजन। अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। अब चलते कि सीमा प्लंज गेज या लिमिट प्लंज गेज का कार्य क्या है? तो इसका क्या कार्य है? छिद्र के व्यास को जांचना कार्य होता है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना? बी सही हो जाएगा, छिद्र के व्यास को मापना। नेक्स्ट देखते हैं कि लिमिट स्नैप गेज का कार्य क्या होता है? तो ये छिद्र के व्यास को ज्ञात भी करता है और साथ ही ये छिद्र के लिए नहीं इस्तेमाल होता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है हम लोग लंबाई मापने में और शाफ्ट की व्यास ज्ञात करने में, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि उत्तोलक विधि पर आधारित मापन यंत्रों में मैग्नीफाइंग रेशियो होगा। सिंपली फार्मूला पूछा जा रहा है, मैग्नीफाइंग रेशियो क्या होगा उत्तोलक विधि में के आधार पे? तो इसका फॉर्मूला होता है मैग्नीफाइंग रेशियो, यानी कि आवर्धन अनुपात बराबर उत्तोलक के बड़ी भुजा अपॉन उत्तोलक की छोटी भुजा, यानी उत्तोलक हम लोग लीवर मेथड भी कह सकते हैं। ठीक है, तो लीवर मेथड में जो आधारित मैग्नीफाइंग रेशियो होता है वो लीवर की बड़ी भुजा अपॉन लीवर की छोटी भुजा होती है। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन अपना आता है कि वर्नियर कैलिपर में किसी माप का पाठ्यांक होगा। क्या होगा पाठ्यांक? तो यहाँ पे वर्नियर कैलिपर का पूछा जा रहा है, तो मुख्य पैमाने की पाठ्यांक प्लस वर्नियर का संपाती भागों की संख्या गुणे अल्पतम मान। ये आपने पहले भी पढ़ा होगा, इंटर से भी पढ़ते हुए आ रहे होगे ये वाले फॉर्मूले को। ठीक है, जो मेन स्केल की रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल में जो भी रीडिंग आती है गुणे उसका लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करके हम लोग सिंपली फार्मूला बनाते हैं इसका। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि वर्नियर पैमाने का शून्य मुख्य पैमाने के बाई ओर हो तो वह त्रुटि होगी ऋणात्मक त्रुटि। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना 32 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, जब प्रकाश किरण किसी समतल सतह से टकरा कर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो वो क्रिया क्या कहलाती है? इसको मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, आप लोग बताइए इसका क्या आंसर होगा। सही जवाब है कि रिफ्लेक्शन ही होगा। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं कि तापयुग में उपयंत्र उपयोग किए जाते हैं। तो तापयुग यानी कि थर्मोकपल उपकरण होते हैं, उसका यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं? एसी में, डीसी में, या दोनों में, या उपरोक्त इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हम है बी या सी, जो कि एसी और डीसी दोनों में ही हम लोग इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि करंट मीटर किस राशि को मापने के काम आता है। तो करंट मीटर का जो इस्तेमाल हम लोग करते हैं वो द्रव की प्रवाह की गति के लिए मापने के लिए करते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 35 है, जो कि है रेखीय परिवर्ती डिफरेशन यानी कि डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर यानी कि एलवीडीटी लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मीटर प्रयुक्त होता है। तो किस लिए प्रयुक्त किया जाता है? एलवीडीटी का इस्तेमाल जो हम लोग करते हैं वो किस लिए करते हैं? तो एक्सेलेरोमीटर के त्वरण मापने के लिए, या घूर्णन स्थिति मापने के लिए, या स्टील स्ट्रिप या स्लैब स्टील मिलों में पदार्थ की मोटाई को मापने के लिए। तो तीनों के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी क्रिस्टल के विपरीत तलों पर कोई यांत्रिक दबाव लगाया जाता है तो क्रिस्टल के तलों के बीच विद्युत विभव उत्पन्न होता है। इस नियम पर आधारित ट्रांसड्यूसर है पीजो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसका आंसर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थर्मिस्टर का प्रयोग तो होने वाला पदार्थ है। तो थर्मिस्टर में जो हम लोग पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं वो अर्धचालक, या हम लोग उसको सेमीकंडक्टर पदार्थ भी बोलते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी थर्मामीटर के लिए प्रतिरोध एवं माप को का संबंध निम्न सूत्र द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। तो इसका आंसर ए सही है। इस सूत्र का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ये चीज़ आप लोग थोड़ा सा पढ़ लीजिए, नीचे इसके बारे में कुछ दिया गया है, ठीक है। इसको आप लोग पढ़ लीजिए जल्दी से, ठीक है। स्टॉप करके वीडियो को। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थर्मिस्टर किस मापन में प्रयुक्त होता है। तो थर्मिस्टर का जो हम लोग यूज़ करते हैं वो किस मापन के लिए में करते हैं? तो थर्मिस्टर का हम लोग इस्तेमाल जो करते हैं वो अच्छी यथार्थता और विभिन्न के ताप का मापन के लिए, उच्च आवृत्ति पर शक्ति का मापन के लिए, और साथ ही उच्च ऊष्मा चालकता के मापन, यानी कि उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि थर्मिस्टर यानी कि में ताप को बढ़ने पर के साथ साथ प्रतिरोध क्या होता है। अगर ताप बढ़ा रहे हैं हम लोग थर्मिस्टर में तो प्रतिरोध क्या होगा? तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा, घटता है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ताप मापन में प्रयुक्त होने वाला थर्मोकपल किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ताप मापन में जो हम लोग प्रयोग करते हैं थर्मोकपल, वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका आंसर है सीबेक प्रभाव पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि यदि दो असमान धातुओं के चालकों को जंक्शनों पर जोड़कर यदि जंक्शन के बीच तापांतर उत्पन्न किया जाए तो जंक्शनों के बीच विवा बल उत्पन्न हो जाता है, जिसका जो मान होता है वो तापांतर के क्या होता है? समानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, या बराबर होता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा कि ए समानुपाती होता है। अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 33 है, जो कि वो है कि ऑस्टिक ट्रांसड्यूसर, जो ऑस्टिक ट्रांसड्यूसर होता है वो क्या है, सिंपली पूछा जाए तो कुछ ऑप्शन दिए। इसका आंसर क्या होगा? राइट आंसर जो है वो बी है, जो कि है ध्वनि तरंगों को परिवर्ती विद्युत धारा में बदलता है। जैसे कि हम लोग का माइक करता है ना, मुँह से जो हम लोग बोलते हैं मोबाइल में, वो हम लोग के ध्वनि तरंगों को विद्युत धारा में बदल देता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न धातु युग्म में से कौन सा युग्म ताप युग्म है, यानी कि थर्मोकपल इसमें से कौन सा है? तो इसका आंसर क्या है? आयरन कनेस्टेंटन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वो है कि लाउड स्पीकर क्या काम करता है? परिवर्ती विद्युत धारा को ध्वनि तरंगों में रूपांतरण करने का काम करता है, यानी कि जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है उसको लाउड यानी कि ध्वनि यानी कि साउंड तरंगों में परिवर्तन करने का काम करता है, ठीक है। अगले देखते हैं। क्वेश्चन अगला है, निम्न में से कौन सी युक्ति दाब मापन में प्रयुक्त होती है। तो इसमें से कौन सी युक्ति प्रयुक्त नहीं होती दाब मापन में? तो हम लोग वायरोमीटर का यूज़ नहीं करते हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एलवीडीटी द्वारा दाब मापन में प्रयुक्त अतिरिक्त युक्ति होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना? 27 का है स्ट्रेन गेज, यानी कि एलवीडीटी द्वारा दाब मापन में प्रयुक्त अतिरिक्त युक्ति स्ट्रेन गेज नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर है क्या है? एक परिवर्ती प्रेरकत्व ट्रांसड्यूसर होता है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन है अपना, अगला क्वेश्चन हम लोग का था कि विकिरण उत्सर्जित करने वाली भी तप्त वस्तु के ताप को मापने का सर्वश्रेष्ठ विधि है। तो यहाँ कुछ ऑप्शन दिए गए, इसमें से कौन सी सर्वश्रेष्ठ विधि है ताप मापने के लिए? तो इसका आंसर ए सही है, प्रकाशीय पायरोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थर्मिस्टर के लिए होता है, थर्मिस्टर के लिए क्या होता है? उच्च ऋणात्मक ताप प्रतिरोध गुणांक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वे यंत्र जो किसी माप को सीधा नहीं दर्शाते परंतु किसी मूल साइज के सापेक्ष वास्तविक साइज के अंतर को दर्शाते हैं, यानी डायरेक्टली वो नहीं दर्शा रहे, मतलब किसी
का जो मूल साइज़ है के सापेक्ष वास्तविक के साइज़ के अंतर को दर्शाता है, लेकिन सीधे नहीं दर्शाते। तो वो होते हैं कंपेरेटर, कंपेयर करके जो करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि तुलनित्र का प्रयोग होता है। तुलनित्र का जो हम लोग प्रयोग करते हैं वो कहाँ पे करते हैं? मास में भी किया जाता है, प्रयोगशालाओं के मानक रूप में भी, और गेजों के परीक्षण, यानी कि ये उपरोक्त सभी। इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन अपना यहाँ पे है कि निम्न में से किसकी यथार्थता उच्च होती है? तो सबसे ज़्यादा यथार्थता कौन सी होती है, किसकी होती है? वो होती है तुलनित्र की। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपना है कि माइक्रो कैरेक्टर है, क्या है? माइक्रो कैरेक्टर एक मैकेनिकल कंपैरेटर होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि सोलेक्स तुलनित्र क्या है? सोलेक्स तुलनित्र जो है वो एक न्यूमेट्रिक कंपैरेटर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि टूल मेकर माइक्रोस्कोप से क्या समझते हैं आप? सिंपली पूछ रहे हैं। तो टूल मेकर माइक्रोस्कोप जो होता है वो चूड़ियों के प्रचलन जैसे पिच, व्यास, फॉर्म आदि की तुलना आईपीस पर बने मास्क प्रोफाइल से की जा सकती है। ऑप्शन ए सही है इसका। और ऑप्शन देख लेते हैं। और ऑप्शन यहाँ पे कुछ दिया गया है कि पार्ट्स के बिंब को आवर्धित कर प्रेक्षित करने से प्रोजेक्शन स्क्रीन पर स्ट्रेसिंग लगाकर तुलना की जा सकती है, जो कि ये भी सही है। और नेक्स्ट ऑप्शन जो है इसमें पार्ट्स के विभिन्न बिंदुओं की सापेक्ष स्थिति मापी जा सकती है, यानी कि ये तीनों आंसर सही होगा इसका। तो ऑप्शन डी इसका सही हो गया। नेक्स्ट देखते हैं कि एक ऑटोमोबाइल इंजन के सिलेंडर का व्यास मापने के लिए कौन सी विधि का अपनाया जाता है? तो अगर हम लोग को सिलेंडर का व्यास मापना है तो छिद्र प्रमापी द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं कि सतह की रुष्मता के मान में यदि परीक्षण लंबाई को n बराबर भागों में बांट लिया जाए तथा रेखा के सतह की कोटियों की ऊंचाई क्रमशः h1 h2 ये डॉट 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 hn तक हो, तो RMS का जो मान होगा वो हम लोग को सिंपली फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। HRMS बराबर होता है √h1 का स्क्वायर प्लस h2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 hn का स्क्वायर अपॉन n। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपरोक्त प्रश्न में मध्य रेखा औसत मान होगा। जो ऊपर ही वाला क्वेश्चन में पूछ रहा है CLA क्या होगा? जो CLA की वैल्यू होती है हम लोग की वो होती है CLA = h1 प्लस h2 प्लस डॉट 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 hn तक अपॉन n। इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि अति परिष्कृत यानी कि हाई रिफाइंड होनिंग, लेपिंग तथा पॉलिशिंग आदि प्रक्रियाओं के सतह की रुष्मता RMS होगा कितना होता है? ये इसकी जो होती है वैल्यू वो 0.01 से 0.75 तक होती है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि सतह रुष्मता का वह अंश है जिस पर रुष्मता का सुपर इम्पोजिशन किया जाता है, रुष्मता का आरोपण किया जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग वेवनेस कहते हैं। इसका आंसर भी अपना सही हो जाएगा, वेवनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सतह की का आयतनात्मक टेक्सचर मापने हेतु विधि का जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो, अगर हम लोग को वॉल्यूमेट्रिक टेक्सचर मापना है तो वहाँ पे हम लोग पार्थन कंडेंसर विधि का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि यदि किसी टेपर के बड़े सिरे का व्यास d, छोटे सिरे का व्यास स्मॉल d और तथा l टेपर की लंबाई है तो के संकुवता का होगा, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होता है k = d कैपिटल D माइनस स्मॉल d अपॉन l। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्लिनोमीटर है। क्लिनोमीटर एक क्या है? तो क्लिनोमीटर एक कोण मापी यंत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कोण गेज बनाए जाते हैं। कोण गेज बनाए जाते हैं कितने श्रेणी में? 2 श्रेणी में बनाए जाते हैं, A और B में। नेक्स्ट देखते हैं कि स्क्रू के अक्ष के समांतर 2 आसन्न चूड़ियों के संगत बिंदुओं के बीच की दूरी कहलाती है, क्या कहलाती है? पिच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि स्क्रू को अपने अक्ष पर एक चक्कर घुमाने से जो अच्छी दूरी तय होती है उसे हम लोग सिंपली लीड कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि मैट्रिक थ्रेड का कोण होता है कितना होता है? इसका आंसर है मैट्रिक थ्रेड के बीच का कोण होता है वो 60 डिग्री होता है। नेक्स्ट देखते हैं एडमिट थ्रेड के चूड़ी के बीच का जो कोण होता है वो कितना होता है? 29 होता है। और अगला ब्रिटिश थ्रेड की चूड़ी का कोण कितना होता है? 55 होता है। ठीक है, इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन अपना है बाह चूड़ी के पिच व्यास को ज्ञात करने के लिए जो हम लोग विधि का इस्तेमाल करते हैं वो कौन सी है? तो बाह चूड़ी का अगर हम लोग को व्यास को पता करना, पिच व्यास को ज्ञात करने के लिए हम लोग जो विधि इस्तेमाल करते हैं वो थ्रेड माइक्रोमीटर मेथड भी कर सकते हैं, 2 वायर भी कर सकते हैं और 3 तार विधि भी कर सकते हैं। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डायामीटर मेजरिंग मशीन चूड़ी के पिच व्यास ज्ञात करने की कौन सी विधि पर आधारित है? तो ये जो आधारित होती है वो अपनी होती है 2 तार विधि पर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अपना है कि जो कि क्वेश्चन नंबर 74 है, मैट्रिक मशीन प्रयोग की जाती है। जो मैट्रिक मशीन का प्रयोग करते हैं वो चूड़ी के पिच को मापने हेतु करते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्न में से कौन सी विधि बाह चूड़ी की पिच मापने हेतु प्रयोग नहीं होती है? तो बाह चूड़ी के पिच को प्रयोग करने हेतु नहीं होती, तो इसमें से क्या आंसर हो जाएगा अपना? आंसर इसका हो जाएगा थ्रेड माइक्रोमीटर मेथड का हम लोग प्रयोग नहीं करते हैं बाह चूड़ी का अगर मापना हो। नेक्स्ट देखते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइक्रोमीटर विधि द्वारा पिच मापन, माइक्रोस्कोपी विधि द्वारा पिच मापन की परिशुद्धता होती है। तो कितनी शुद्धता हम लोग माप सकते हैं इसको, 0.0 तक, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं कि किसी गियर प्रोफाइल का हुआ काल्पनिक वृत्त जो घूमने पर वही गति प्रदान करता है जो वास्तविक गियर करता है, तो ये क्या कहलाता है, हम लोग का पिच वृत्त कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि किसी गियर का मॉड्यूल होता है, तो जो गियर मॉड्यूल का फॉर्मूला होता है वो M = D/T होता है, जहाँ पे D वृत्त के व्यास होता है और पिच वृत्त होता है, और जो T होता है दांतों की संख्या होती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि पिच वृत्त की पर दांतों के दोनों सिरों के बीच के आर्क की लंबाई को कहते हैं। यहाँ पे हम लोग उसको सिंपली जो कहते हैं वो क्या कहते हैं कि थिकनेस ऑफ टूथ, ठीक है, यानी कि एक आर्क ये और एक आर्क ये, तो ये जो बीच की दूरी होती है वो हम लोग उसको थिकनेस ऑफ टूथ कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गियर के दांतों की मोटाई का मापन करने हेतु विधि है। तो गियर के अगर हम लोग दांत के मापन करना है तो वहाँ पे हम लोग गियर टूथ वर्नियर कैलिपर मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कांस्टेंट कोड मेथड का भी कर सकते हैं, बेस टेंजेंट मेथड, यानी कि ये तीनों ही ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन अपना है कि कैपिलरी ट्यूब विस्कोसिटी मीटर को सांद्रता का मापन किसके नियम पर आधारित है। तो ये किस नियम पर आधारित होता है, पॉइसली समीकरण यानी कि इक्वेशन पे निर्धारित होता है। सो इस अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि पॉइसली समीकरण की सहायता से श्यानता का मापन निम्न सूत्र से किया जाता है। तो इसका मापन के हम लोग जो सूत्र इस्तेमाल करते हैं वो μ = π/4/128 QL/HF होता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, यहाँ पे आप लोग वैल्यू सब देख सकते हैं, ठीक है, इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके चेक कर लीजिएगा, ठीक है, जिससे और क्लियर हो जाए किसका किसके बराबर होता है। अगले क्वेश्चन पे को देखते हैं कि टेकोमीटर द्वारा किसी भौतिक राशि का मापन किया जाता है। तो किस भौतिक राशि का हम लोग मापन करते हैं टेकोमीटर के द्वारा, तो एंगुलर वेलोसिटी का। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सॉरी गाइस, इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि स्ट्रोबोस्कोप किस भौतिक राशि के काम आता है। तो जो स्ट्रोबोस्कोप होता है वो आवृत्ति या घूर्णन गति को मापने में आता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि परम दाब एब्सोल्यूट जो प्रेशर होता है वो बराबर होता है किसके, वायुमंडलीय दाब प्लस गेज दाब के, वायुमंडलीय दाब माइनस गेज दाब माइनस वायुमंडलीय दाब, या में से कोई नहीं। तो आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या सही होगा, इसका आंसर अपना सही हो जाएगा ए, जो कि है वायुमंडलीय दाब प्लस गेज दाब। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बर्डन ट्यूब द्वारा मापा जाता है, क्या मापा जाता है, दाब को, ठीक है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि लोड सेल है, तो इसका आंसर आप लोग वीडियो को पॉज करके कमेंट में दीजिए, ठीक है, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा यहाँ पे, और देखते हैं कि आप लोग कितना दे पाते हैं करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी के साथ अवशोषण डायनोमोमीटर यानी कि एब्जॉर्प्शन डायनोमीटर द्वारा मापा जाता है, क्या मापा जाता है, शक्ति, ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि AVO मीटर या वोल्ट मीटर है। तो AVO मीटर या मल्टीमीटर है, क्या है ये, इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना कि उपरोक्त तीनों, जो AVO मीटर या मल्टीमीटर होता है उसको हम लोग एमीटर, वोल्ट मीटर, ओमीटर तीनों ही आ जाते हैं, संयुक्त होता है, ये संयुक्त फॉर्म रूप कह सकते हैं उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये CRO के ट्यूब में होता है, जो कैथोड रे ट्यूब होता है उसमें क्या होता है, तो वो निर्वात होती है अंदर से। नेक्स्ट देखते हैं कि CRO ट्यूब द्वारा दृश्य धारा यानी कि जो भी DC करंट होती है, DC वोल्टेज का मापन का सूत्र जो होता है वो क्या होता है, तो DC का जो मापन, DC वोल्टेज का मापने का जो सूत्र होता है वो होता है विक्षेप गुणे विक्षेप शीघ्रता, यानी कि ऑप्शन है इसका सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है कि AC के लिए पूछ रहे हैं यहाँ पे। CRO ट्यूब में प्रत्यावर्ती धारा, सॉरी AC करंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो वाली वोल्टेज के मापन का सूत्र है, तो क्या होता है इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन बी, रेखीय की लंबाई विक्षेप शीघ्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि LVDT त्वरण मापी का उपयोग होता है। जो LVDT त्वरण मापी का उपयोग होता है वो स्थिर, इसका आंसर हो जाएगा ए, स्थिर, इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना ए, जो कि है स्थिराधार अवस्था तथा निम्न आवृत्ति कंपन में। सो गाइस काफ़ी थक गया हूँ मैं भी वीडियो बना के, और सो नेक्स्ट देखते क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सतह की सीधा मापन जांचा जा सकता है। तो सतह का सीधा मापन जो जांचा जा सकता है वो है उपरोक्त सभी, यानी कि स्ट्रेट एज द्वारा भी, स्ट्रेप लेवल द्वारा भी और ऑटो कॉलीमेटर द्वारा भी। तो इसका आंसर उपरोक्त सभी हो जाएगा।
सो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि मापन में कार्य में प्रयुक्त होने वाली सरफेस प्लेटों की परिशुद्धता होती है। जो परिशुद्धता होती है वो 0.005 mm या इससे भी कम हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते हैं जो कि सेकंड लास्ट है। टेलर रोड द्वारा मापन किया जाता है। तो टेलर रोड द्वारा जो मापन किया जाता है वो हम लोग राउंडनेस को मापते हैं। इसी के साथ हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं। तो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन कंप्लीट करने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा कि अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दे, और भी इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए, और कमेंट में बताइए कि कैसी लगती है आपको हमारी वीडियोस। सो लास्ट क्वेश्चन है कि स्पिरिट लेवल का धूप में प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो स्पिरिट लेवल है उसका हम लोग को धूप में प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि जो धूप में प्रयोग करने से धूप से तापमान बढ़ने के कारण जो मापन है त्रुटि हो सकती है, यानी कि धूप की वजह से भी कुछ उसमें तापमान में अंतर आएगा, जिससे मापन में स्पिरिट लेवल के त्रुटि आ सकती है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सो थैंक यू गाइस वीडियोज़ देखने के लिए हमारे। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए होगी आप लोग हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको अगर कोई भी डाउट हो या पीडीएफ चाहिए हो तो वहाँ पे आपको मिल जाएगी। सो